अभी हाल ही में आपने नरेंद्र मोदी के वंतारा विजिट के ये फोटोज देखे होंगे। एक साधारण व्यक्ति अगर तोता, सारस जैसे पक्षी को भी अपने घर में रखे तो उसे भी वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 का उल्लंघन माना जाता है। यह हमने आरिफ के केस में देखा भी था। दूसरी ओर अनंत अंबानी 3000 एकड़ की निजी जमीन पर संरक्षित जानवरों को रखकर वंतारा प्रोजेक्ट के नाम पर चिड़ियाघर चला रहे हैं। अगर कोई आम आदमी इस कानून का उल्लंघन करे तो उसे कठोर दंड का सामना करना पड़ता है। फिर अनंत अंबानी के मामले में इतनी उदारता क्यों? अनंत अंबानी को हाथी, शेर, हिरण जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में शामिल जानवरों को एक निजी परिसर में रखने की अनुमति कैसे मिली? ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है कि जंगली जानवरों के कीमती अंगों और खाल की तस्करी न हो? अगर किसी संरक्षित जंगली जानवर की मृत्यु हो जाती है तो वन्य जीव संरक्षण कानून के अनुसार उसका अंतिम संस्कार वन विभाग की निगरानी में किया जाना चाहिए। क्या वंतारा प्रोजेक्ट में इस नियम का पालन हो रहा है? सवाल कुछ और भी हैं। अनंत अंबानी को 3000 एकड़ जमीन कहां से मिली? रिलायंस इंडस्ट्रीज को यह जमीन किस उद्देश्य से आवंटित की गई थी? और क्या इस परियोजना के लिए विदेशों से जंगली जानवर लाए गए हैं? न्यूज दैट मैटर्स के इस एपिसोड में बात अनंत अंबानी के चिड़ियाघर की। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। पिछले साल अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन समारोह का आयोजन गुजरात के जामनगर में हुआ। इस आयोजन के लिए 1000 से अधिक खास मेहमानों को इनवाइट किया गया। दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, फिल्मी सितारे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दिग्गज और मशहूर खिलाड़ी इस आयोजन में शामिल हुए। इन मेहमानों को मुंबई और दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन के जरिए जामनगर लाया गया और आयोजन के बाद वापस पहुंचाया गया। इस इवेंट की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर दिन के लिए अलग मूड बोर्ड तय किया गया था, जिसमें ड्रेस कोड से लेकर स्टाइलिंग तक की बारीकियां शामिल थी। मेहमानों के लिए हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट और भारतीय परिधान पहनाने के लिए स्पेशलिस्ट होटल में ही मौजूद थे। इतना ही नहीं, मेहमानों को मौसम की जानकारी से लेकर 3 दिनों तक ठहरने के लिए लगेज कैरी करने की विस्तृत गाइडलाइन भी दी गई, ताकि उन्हें किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। खाने पीने के मामलों में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मेहमानों के लिए हर किस्म के खाने तैयार किए गए, जिसमें भारतीय खानों से लेकर इंटरनेशनल कुजीन तक हर स्वाद का ख्याल रखा गया। इस आयोजन की एक और खास बात यह थी कि इसका आयोजन दुनिया के सबसे बड़े निजी चिड़ियाघर वनतारा के करीब हुआ। ये चिड़ियाघर रिलायंस समूह की इकाइयों द्वारा विकसित किया गया है और इसकी भव्यता के चर्चे जितने भौकाल भरे हैं उतने ही सवाल भरे भी। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत का सबसे बड़ा निजी कॉर्पोरेट समूह है, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी भी जामनगर में ही स्थापित की है। लेकिन इस औद्योगिक साम्राज्य का विस्तार अब वन्य जीवों तक पहुंच चुका है। मीडिया पिछले कुछ दिनों से अनंत अंबानी को महान पर्यावरणविद और पशु प्रेमी के रूप में पेश कर रही है। सोशल मीडिया पर भी इसके पक्ष में कैंपेन चल रहे हैं। सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक के अकाउंट से इस तरह के ट्वीट हुए हैं। टीवी चैनल्स पर अनंत अंबानी का इंटरव्यू दिखाया जा रहा है, जिसमें उन्हें जानवरों के प्रति करुणा और समर्पण का प्रतीक बताया जा रहा है। लेकिन क्या सच्चाई यही है? वनतारा 2 संस्थाओं से मिलकर बना है, राधा कृष्ण टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट और ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। राधा कृष्ण टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट की वेबसाइट के अनुसार 2013 में इसकी आधिकारिक स्थापना हुई और ये एक पंजीकृत ट्रस्ट है। वहीं न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक में फरवरी 2024 में छापे एक लेख के अनुसार एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने ऐसे किसी ट्रस्ट को रजिस्टर ही नहीं किया है। साथ ही एक आरटीआई के जवाब से यह भी पता चलता है कि वनतारा खुद भी एक चिड़ियाघर के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है। राधा कृष्ण टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट अपनी स्थापना के बाद कई साल तक ठंडे बस्ते में रहा, लेकिन जब साल 2015 के आसपास अनंत अंबानी ने कुछ समय के लिए जामनगर में रहना शुरू किया तो इस ट्रस्ट के काम में तेजी आ गई। पत्रकार एम राजशेखर ने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट लिखी है। एम राजशेखर की इस रिपोर्ट में एक पुराने पशु देखभाल कर्मचारी का जिक्र किया गया है, जिसने बताया कि जब ये सब शुरू हुआ तो विचार बहुत अच्छा था। वो बीमार और पीड़ित हाथियों को बचाना चाहते थे, खासकर सर्कस और मंदिरों से। सर्कस में हाथियों को बार बार ट्रकों पर लादा और उतारा जाता है तो उनके हड्डियों में फ्रैक्चर जैसी गंभीर चोटें आ जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है। वहीं मंदिरों में हाथियों को अज्ञानता के कारण कष्ट झेलना पड़ता है। उन्हें गणेश बाबा कहकर पूरी सब्जी, घी आदि खिला दी जाती है, लेकिन ये चीजें हाथियों के लिए सही आहार नहीं है। इसी कारण से ये ट्रस्ट बनाया गया ताकि पीड़ित हाथियों को देखभाल मिल सके।
आगे इस कर्मचारी ने कहा कि अब उद्देश्य बदल गया है। पहले हम जरूरतमंदों की मदद करते थे, अब ये सिर्फ संख्या बढ़ाने तक सीमित रह गया है। और संख्या बढ़ाई कैसे जा रही है, इस उदाहरण से समझिए। 5 और 6 जून 2022 की रात अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में कुछ स्थानीय छात्रों ने राधे कृष्ण टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट का एक काफिला रोका, जिसमें 10 ट्रक थे और उनके साथ 2 टोयोटा फॉर्च्यूनर एसयूवी भी चल रही थी। इससे पहले भी इस ट्रस्ट के हाथियों से भरे 2 काफिले मार्च और अप्रैल 2022 में इसी क्षेत्र से गुजर चुके थे। छात्रों द्वारा काफिला रोके जाने के बाद कई सवाल खड़े हो गए। ट्रस्ट बीमार, बूढ़े या अत्याचार झेल चुके पालतू हाथियों की देखभाल के लिए बनाया गया था, वो इस काफिले में युवा और स्वस्थ हाथियों को लेकर क्यों जाया जा रहा था? यदि इन हाथियों को सच में बचाने की जरूरत थी तो इनके लिए नजदीकी पुनर्वास केंद्र तो मौजूद थे। असम के काजीरंगा के पास महज 370 किलोमीटर की दूरी पर एक रेस्क्यू सेंटर था। इसके अलावा असम में ही स्थित डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क भी इन्हें आश्रय दे सकता था, लेकिन इन हाथियों को भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गुजरात के जामनगर में ले जाया जा रहा था, वो भी एक असाधारण रूप से गर्मी भरे मौसम में। इतना लंबा सफर उन्हें उनकी सदैव हरी भरी, वर्षा से सराबोर जंगलों से सूखे और गर्म जलवायु में ले जाया जा रहा था, जो उनके प्राकृतिक आवास से बिल्कुल विपरीत है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि फिर भी काफिले के पास सभी कागजात पूरे थे। हाथियों के ट्रांजिट परमिट, स्वामित्व के दस्तावेज और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मुख्य वन्यजीव संरक्षक से मिले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी। कागज तो तैयार हो जाते हैं। इसी तरह के कई मामले असम में भी देखे गए। असम में जब कुछ शावक और वयस्क हाथियों को जामनगर स्थानांतरित किया गया तो हाथियों के पंजीकरण से ठीक पहले माइक्रोचिप लगाया गया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जंगली हाथियों को पकड़ने और उनकी व्यावसायिक बिक्री पर सख्त प्रतिबंध है। अगर कोई व्यक्ति हाथी का मालिक होने की कोशिश करता है या दावा करता है तो उसे ये प्रमाणित करना होता है कि इस हाथी की वंशावली पहले से कैद में मौजूद किसी मादा हाथी से जुड़ी है। साथ ही सभी नवजात हाथियों को माइक्रोचिप लगाया जाना अनिवार्य है ताकि उनकी पहचान और निगरानी की जा सके। लेकिन जब असम में हाथियों के स्थानांतरण से ठीक पहले माइक्रोचिप लगाया गया तो वंतारा पर संदेह और गहरा हो गया। पत्रकार एम राजशेखर की ही रिपोर्ट में लिखा गया है कि असम के पूर्वी क्षेत्र के एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने सवाल उठाया कि स्वस्थ हाथियों को भी 3000 किलोमीटर दूर जामनगर क्यों भेजा जा रहा है, जबकि उन्हें स्थानीय स्तर पर ही संरक्षित रखा जा सकता है। उन्होंने कहा, अगर हाथियों को लकड़ी ढोने वाले कैंपों से हटाना ही है तो उन्हें वन विभाग को सौंपा जाना चाहिए, जहां वे गश्त जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में काम आ सकते हैं। अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि हाथियों की जिंदगी वन विभाग के संरक्षण में बेहतर होगी। उन्होंने बताया, हमारे पास हाथियों को अर्ध जंगल जैसे माहौल में रखा जाता है, जहां वे शेड में कैद नहीं होते बल्कि खुले में घूमते हैं। उन्हें प्राकृतिक रूप से भोजन खोजने की स्वतंत्रता होती है। वे अन्य हाथियों के साथ सामाजिक संबंध विकसित करते हैं और कभी कभी जंगली हाथियों के साथ सहवास भी करते हैं। ये बयान रिलायंस के जामनगर परिसर में सैकड़ों हाथियों के स्थानांतरण पर नैतिक और कानूनी सवाल खड़ा करता है। लेकिन ये मामला केवल हाथियों तक सीमित नहीं है। ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की 2022-23 की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक वनतारा में 200 से अधिक हाथियों के अलावा 300 बड़े शिकारी जानवर जैसे तेंदुआ, बाघ, शेर और जगुआर हैं। 3000 से अधिक शाकाहारी जीव हैं। 1200 से अधिक रेप्टाइल्स जैसे मगरमच्छ, सांप और कछुए और असंख्य पक्षी रखे गए हैं। दिल्ली का नेशनल जूलॉजिकल पार्क, जो भारत का सबसे बड़ा सरकारी चिड़ियाघर माना जाता है, अब वनतारा से काफी पीछे रह गया है। 2020-21 में दिल्ली जू में 100 प्रजातियों के 1114 जानवर थे, जबकि वनतारा में इससे 4 गुना ज्यादा जानवर मौजूद हैं। संख्या के मामले में वनतारा अब न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स चिड़ियाघर के बराबर पहुंच चुका है। वनतारा की शुरुआत बीमार और पीड़ित हाथियों को बचाने के उद्देश्य से हुई थी, लेकिन अब यह एक विशाल चिड़ियाघर में बदल चुका है, जहां दुनिया भर से लाए गए जानवरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। संयोग देखिए, जैसे जैसे अनंत अंबानी की योजनाएं बदली, वैसे वैसे भारत के वन्य जीव संबंधी कानून और नियम भी बदल गए। 2022 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन कर दिया गया। जो कानून देश में वन्य जीवों की दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों के निजी स्वामित्व को रोकते थे, अब पूरी तरह बदल गए। केंद्र सरकार, देश भर की राज्य सरकारों और न्यायपालिका ने मिलकर पहले से मौजूद कड़े कानूनी ढांचे को कमजोर कर दिया। अब नियम इतने लचीले हो गए हैं कि निजी क्षेत्र में भी संकटग्रस्त प्रजातियों का स्वामित्व और परिवहन पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गया है।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन के बाद जानवरों के अंतरराज्यीय परिवहन के नियम में रियायत दी गई। इस संशोधन के तहत धार्मिक या किसी अन्य उद्देश्य के लिए हाथी जैसे जानवर को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना पहले की तुलना में आसान हो गया है। अब इसके लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से अनुमति लेने की जरूरत भी नहीं होती। वांतारा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से संदिग्ध तरीके से जानवर और पक्षियों को लेकर आया जा रहा है। इसका एक उदाहरण है स्पिक्स मैकाऊ पक्षी। बिल्कुल विलुप्ति के कगार पर पहुंची यह प्रजाति मूल रूप से ब्राजील की है। वांतारा में मौजूद 26 स्पिक्स मैकाऊ जर्मनी के एक विवादित ब्रीडिंग फॉर्म से लाए गए हैं। स्पिक्स मैकाऊ की दुनिया भर में संख्या केवल 200 के आसपास ही बची है। बीते 5 वर्षों में वांतारा की योजना सिर्फ पीड़ित हाथियों के लिए एक आश्रय से शुरू होकर स्वस्थ हाथियों तक पहुंच गई। फिर यह स्थानीय प्रजातियों के संकटग्रस्त जानवरों से बढ़कर दुनिया भर के संकटग्रस्त जानवरों तक फैल गई और अब चिड़ियाघर तक बन चुकी है। मीडिया चमचमाती पशु देखभाल सुविधाओं को देखकर वांतारा को सही ठहरा सकता है, लेकिन असल में ये सभी जानवरों के लिए उचित स्थान है नहीं। गुजरात का गर्म मौसम भारत और दुनिया के कई अन्य हिस्सों की तुलना में कहीं अधिक उष्ण है, जो उन प्रजातियों के लिए खतरनाक हो सकता है जो सामान्यतः अधिक समशीतोष्ण जलवायु में पनपते हैं। दूसरा, वांतारा को रिलायंस के विशाल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के बगल में स्थापित किया गया है और हाथियों सहित सभी जानवरों और पक्षियों को इसी परिसर के भीतर रखा गया है। रिलायंस का जामनगर कॉम्प्लेक्स लगभग 7500 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें पेट्रोलियम रिफाइनरी, पावर प्लांट, ब्यूटाइल रबर प्लांट और कई अन्य पेट्रोकेमिकल इकाइयां स्थित हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के 2016 के एक सर्कुलर के अनुसार ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल उत्पादन अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली श्रेणियों में आते हैं। इस तरह की रिफाइनरी के आसपास एक ग्रीन बेल्ट बनाई जाती है ताकि प्रदूषण को एब्जॉर्ब किया जा सके, लेकिन वांतारा इसी ग्रीन बेल्ट में बना हुआ है, इसलिए इन जानवरों के लिए प्रदूषण घातक हो सकता है। यहाँ केवल प्रदूषण ही चिंता का विषय नहीं है, औद्योगिक दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। फ्लैश फायर जैसी घटनाएं इस क्षेत्र को वन्य जीवों के लिए और भी असुरक्षित बना सकती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इतनी हाई रिस्क इंडस्ट्रियल जोन में दुर्लभ वन्य जीवों को रखना सही है? और ऐसा चिड़ियाघर जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसमें प्रधानमंत्री का जाना कितना वाजिब है? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई सुझाव हो, सलाह हो, परामर्श हो, सवाल हो तो भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुक्रिया।